नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साख हमारी वणक्कम। आप सभी को ऑलनीट मीडिया पे फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए पहली बार नमस्ते। द फेमस स्टार बॉय फ्रॉम द ट्विटर वर्ल्ड, जिनका असली नाम है तरुण, पर वहां पर सभी इनको स्टार बॉय के नाम से जानते हैं। तरुण की एक बहुत खासियत है कि बहुत डिटेल में रिसर्च करके चीजों को लेकर आते हैं। कई बार तभी इनके ट्वीट्स जो स्पेशली थ्रेड्स में होते हैं, क्योंकि एक ट्वीट तो बड़ी मुश्किल से करते हैं, 2 3 4 कई बार 10 10 12 12 ट्वीट्स एक साथ होती हैं, पूरी सीरीज होती है और वो बहुत वायरल होती है। इनफैक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी इनके ट्वीट्स कई बार पोस्ट किए जाते हैं, बिकॉज वो बहुत डिटेल्ड और रिसर्च होती है। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ एनर्जी, कमिटमेंट, सिंसेरिटी, और अपनी जान कई बार दांव पे लगानी पड़ती है, क्योंकि कई बार ये टॉपिक्स ऐसे उठाकर ले आते हैं जिसको लोग टच करने से पहले 4 बार सोचते हैं। सो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट एंड थैंक यू सो मच तरुण कि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, और वो भी बिना किसी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के। यहाँ पे बहुत दुनिया है जो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन करती है और फिर करती है, बट आप ये काम बहुत सच्चे दिल से करते हैं, वो बहुत सराहनीय है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। जी, तो फाइनली हम लोग कर रहे हैं। आई थिंक हम लोग कितने टाइम से बात कर रहे थे? साल भर तो एक है, मेरे को लग रहा है। एक साल तो हो गया, मुझे याद है। जी। सो आज का जो मुद्दा है वो है इल्यूमिनाटी। अगेन अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। लोगों ने शायद ये सुना भी नहीं होगा, आम जनता ने सुना भी नहीं होगा कि इल्यूमिनाटी किस चिड़िया का नाम है। पर ये इतनी बड़ी चिड़िया का नाम है, जब आप सुनेंगे जो तरुण आपको बताएंगे, क्योंकि एग्जिस्ट करती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इल्यूमिनाटी को आपको अगर जानना है तो आपको 3 सीक्रेट सोसाइटीज को जानना पड़ेगा। बेसिकली इल्यूमिनाटी इज ए मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 डिफरेंट सीक्रेट सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इल्यूमिनाटी के पहले से थी। और वो जब 3 सीक्रेट सोसाइटीज आपस में मिली तो इल्यूमिनाटी का जन्म हुआ था, और उसके बाद से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट हुआ था। वो 3 सीक्रेट सोसाइटीज थी खजारियंस, फ्रीमेसोनरी और जेसुइट्स। इन तीनों की बहुत अपना में एक इंटरेस्टिंग कहानी है। इराक और ईरान में आज से 6000-7000 साल पहले मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन रहा करती थी। उसमें भी बेसिकली 2 पार्ट थे, बेबीलोनियंस और सुमेरियंस। तो वो जो लोग थे वहां पे उस समय अलग अलग उनके देवी देवता थे। तो एक उनमें देवी थी जिसका नाम था आइसिस, जो कि लव की देवी थी, लव, अफेक्शन, मनी। और बोलते उस देवी का जो हस्बैंड था उसका नाम था बाल, BAAL, बाल, जिसे मोलोच भी बोलते हैं। तो उनमें से कुछ लोग थे जो बाल की पूजा किया करते थे। तो बाल की बेसिकली जो पूजा थी उसमें चाइल्ड सैक्रिफाइस होता था, बच्चों की बलि दी जाती थी। और उससे जो उन लोगों का मानना था कि उन लोगों को बाल से पैसा मिलता था, पावर मिलती थी। फिर बाद में वो जो हाँ, ये जो आपने फोटो डाली है, दिस इज बाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। अगर आप देखोगे तो अभी के जो काफी जो क्वेश्चंस लोगों के माइंड में है उसके आंसर्स इसमें मिल जाएंगे। स्पेशली जो सैटेनिज्म, चाइल्ड सैक्रिफाइस, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, एक बहुत फेमस केस हुआ था पिज्जा गेट, तो कहानी वहां से चल रही है। तो वो जो सुमेरियंस जो थे वो वहां से माइग्रेट हुए 2 डायरेक्शन में। कुछ लोग थे जो नॉर्थ में गए, जो कि आज में टर्की और यूक्रेन है, और कुछ लोग थे वो गए वेस्ट में, जो कि आज का कैनान एरिया, इजराइल, सीरिया। तो जो खजार एरिया में गए उन्होंने अपना वो काम चालू रखा, बाल की पूजा करना और बच्चों की बलि देना, सेक्रीफाइस करना। ये जो खजार्स थे ये बहुत ही मतलब मास्टर आदमी थे। दे वर परफेक्ट इन डिसेप्शन, भेस बदलने में। उस टाइम वो जो एरिया था वो बेसिकली सिल्क रूट था। चाइना और यूरोप के बीच में जो ट्रेड होता था वो उसी रूट में होता था। तो वो लोग क्या करते, वहां से जो लोग निकलते थे उन लोगों को लूट लेते थे। प्लस उनका एक जो उनके ऊपर बाल की तो कृपा थी, तो उन्होंने बहुत पैसा कमाया और बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया। ये सब चलता रहा। अब कहानी आती है 8th सेंचुरी में। 8th सेंचुरी के अंदर जो रसिया का जो राजा था उस तक शिकायत पहुंची कि भी ये जो आपके खजारियन जो हैं ये क्रिमिनल्स हैं, लोगों को मारते हैं, उनकी हत्या करते हैं, लूट लेते हैं, और ये शैतान की पूजा करते हैं, बेसिकली बाल की। तो जो रशियन था उसने उनको, रशियन जो किंग था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है,
उसने खजारेंस को बोला कि आप जो ये सब कुछ छोड़ दो और जो भी मेन स्ट्रीम रिलीजन है, ये आपने फोटो डाली है जो आ, ओबामा एंड ये प्रिंस कमेंट हम नहीं भी कमेंट करें तो हमारे व्यूअर्स बहुत समझदार है कि हमने ये फोटो क्यों डाली है आज, है ना तरुण भाई? तो जी। रसिया का जो राजा था उसने उनको बोला कि आप कोई भी मेन स्ट्रीम एक रिलीजन ले दो, ये आपका जो शैतान की जो पूजा है सैटनिज्म, इसको बंद कर दो। कोई भी सभ्य रिलीजन ले लो, आप जूडाइज्म ले लो, आप क्रिश्चियनिटी ले लो, आप इस्लाम ले लो, लेकिन ये सैटनिज्म छोड़ दो। तो उन्होंने दिखाने के लिए कहा चलो ठीक है हम लोग ज्यूस बन जाते हैं। तो खजारेंस बन गए ज्यूस दिखाने के लिए, असल में अपना जो काम था वो करते रहे। तो यहां से शुरुआत हुई खजारियन ज्यूस की। तो आज के टाइम में कई लोग बोलते हैं ज्यूस कॉन्स्पिरेसी, उसमें मेनली जो है खजारेंसी है, बेसिकली वो दे आर नॉट रियल वंस। तो जो बेचारा जो इनोसेंट जो ज्यूस है उनके ऊपर वो भी इसमें बलि का बकरा बन जाते हैं। ये चलता रहा। फिर बाद में रसिया का जो राजा था उसके पास न्यूज पहुंची कि भाई ये लोग तो सुधरने वाले नहीं है। तो रसिया के राजा ने इनके ऊपर अटैक कर दिया 9th सेंचुरीज में। तो ये लोग वहां से भागे, लेकिन इन्होंने जाते जाते अपना जितना भी सोना था, पैसा था, वो सब इकट्ठा कर लिया। तो वहां से जो खजादन जो राजा था वो अपनी फैमिली लेके वहां से निकला, और वहां से निकल के वो चला गया यूरोप में, जिसके एरिया को बोलते हैं एक्सान। तो ये लोग वहां जाके रहने लग गए, अलग अलग एरिया में स्कैटर्स हो गए, जर्मनी में, फ्रांस में, स्पेन में, इंग्लैंड में। और अपना जो इनका जो बाल की जो वर्शिप थी वो इनकी कंटिन्यू रही। पैसा इनके पास में बहुत था, और इन लोगों का मानना था कि जब तक ये लोग चाइल्ड सेक्रीफाइस करते रहेंगे, इनको इनका एक बाल से वो एक डीलिंग थी कि वो इनको पैसा और पावर देता रहेगा। कुछ इनके सीक्रेट रिचुअल्स थे, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर होते थे, और अपनी फैमिली में लोग ट्रांसफर करते थे। रसिया को लेके इनको बहुत गुस्सा था। तो रसिया से क्या दुश्मनी है उसका भी आपको आंसर मिल जाएगा इस कहानी में, कि रसिया के राजा ने हमें भगाया और हम रसिया के राजा से बदला लेंगे। जो कैसारियंस थे तो बहुत वायलेंट थे, और ये रिवेंज कभी नहीं छोड़ते थे। तो इनकी कहानी चलती थी। और ये जो फिर इन्हीं के जो कैसारियंस की जो बेसिकली एंसेस्ट्री तीन थी। फैमिलीज थी इनकी इल्यूमिनाटी की। हमने बात की खजारियंस की अभी तक, राइट? हाँ और दूसरी फैमिली है जिसका सिंबल है ITH, वो हाँ, है अभी अभी खजान का मैं जी। अभी खजान का मैं आपको बता दूं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट तो मोड़ अब आएगा। तो खजारेंस के अंदर एक जो इनका आदमी था 17th सेंचुरी में, उसका नाम था मेयर बॉर, BAUR। तो उसने उसके घर के बाहर एक वो अपना एक जो एंसेस्ट्री सिंबल लगा हुआ था जिसमें एक रेड सील्ड थी, लाल रंग का एक निशान था। तो उसने लेके अपना नाम चेंज कर दिया। तो रेड सील्ड को जर्मनी में बोलते हैं रॉथचाइल्ड। तो वो हो गया मेयर रॉथचाइल्ड। और वो जर्मनी के राजा के पास काम करता था, और उसने वहां पे जो बेसिकली उस टाइम ये जो पैसे उधार देना, ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों में मना था, लेकिन इन पे कोई बंदिश थी नहीं। तो ये इसने बेसिकली एक बैंकिंग स्टार्ट कर दी। इसने बहुत पैसा कमाया। वहां से जो लोग निकलते थे उनसे पैसा उनको उधार देना, उस पर इंटरेस्ट लेना। तो बेसिकली जो फादर ऑफ बैंकिंग है दैट आर द रॉथचाइल्ड फैमिली। तो 17 जो 75 तक जो इसका जो रॉथचाइल्ड का जन्म हुआ था वो 17th सेंचुरी में, जो मैं सबसे जो फर्स्ट रॉथचाइल्ड की बात कर रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ी ये एम्पायर खड़ी कर चुका था। यहाँ पे कहानी खत्म होती है पहली खजारियंस की, जिसमें जो मेन करेक्टर है रॉथचाइल्ड। अब आता अपन दूसरी कहानी के ऊपर, दैट आर फ्री मैसॉन्स। फ्री मैसॉन्स जो थे, इनकी भी जो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ, ये बहुत ज्यादा डिटेल नॉलेज नहीं है। लेकिन बेसिकली ये थे जो मैसोनरीज थे। अगर आज लोगों से पूछे कि दुनिया का जो सबसे बड़ा वंडर कौन सा है, तो इजिप्ट के पिरामिड्स की लोग बात करते हैं। तो आज भी लोगों को मालूम नहीं है कि इजिप्ट के पिरामिड कैसे बने और किसने बनाया, क्योंकि ये अपना में एक वंडर है। तो लोगों का मानना है कि उस टाइम जो लोग थे, जब इजिप्शियन सिविलाइजेशन में
उनके पास कुछ ऐसा नॉलेज था, कुछ ऐसा इsoteric नॉलेज था जो लुप्त हो गया। कुछ ना कुछ ऐसा जादुई नॉलेज था, कुछ रिचुअल्स वो लोग करते थे, क्योंकि बिना रिचुअल्स, बिना आप किसी सुपरनेचुरल कृपा के आप ये सब नहीं कर सकते। अगर अभी जो हमारा राम मंदिर बना था, योगी राज जी ने राम भगवान की जो मूर्ति बनाई थी, इन्होंने भी बताया था कि मैंने कंप्लीटली जो पूरा एक रिचुअल्स करता था, एक जो मेरा फिक्स जो प्रोटोकॉल्स थे मैंने फॉलो किए। तो आप जब कोई ऐसे काम करते हो तो आपको एक रिचुअल्स होते हैं, कुछ होते हैं। तो फ्रीमेसन बेसिकली बोलते हैं, वो जो मैसोन्स थे ना जिन्होंने पिरामिड बनाए थे, बेसिकली वो लोग थे। वो अपने बच्चों को वो जो नॉलेज है वो देते गए। और इन लोगों ने भी अपने ग्रुप बनाया, सीक्रेट सोसाइटीज। और जैसे आरएसएस में शाखा होती है, वैसे इन लोगों की भी एक मीटिंग होती थी जिसको लोग बोलते थे लॉज। उस लॉज में ये लोग मिलते थे, वहां पे इन लोगों के रिचुअल्स होते थे, वो करते थे। और उसमें अलग अलग इन लोगों के ग्रेडिंग थी, ग्रेड 1 2 3 4 5, 33 ग्रेड, उसके बाद में अलग। और फ्रीमेसनरी आज भी है, इसके लाखों मेंबर्स हैं, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। उनके ऊपर है वो आपको इनविटेशन दे या नहीं दे। और ये भी बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन में भी दो ऑर्गेनाइजेशन है, इनर एंड आउटर। तो एक तो वो है जो दुनिया को दिखती है, एक वो है जो उनके खुद को भी नहीं मालूम, जो दुनिया को दिखती नहीं है। वो केवल जो चुनिंदा लोग होते हैं उन लोगों को वहां एंट्री मिलती है। बेसिकली बोलने जो 33 ग्रेड तक पहुंच जाता है उसको इनर सर्कल में एंट्री मिलती है। और उन लोगों के पास रिचुअल्स है, वो जो पुराना इsoteric जो नॉलेज है वो है। तो ये कहानी होगी फ्रीमेसनरी की। अब आता है अपन तीसरी कहानी के ऊपर। फ्रीमेसन्स भी जो थे वो एक्टिव थे उस टाइम, पूरी यूरोप के अंदर उनकी लॉजेस थी। वहां पे ये लोग अपना जो मीटिंग्स वगैरह करते थे। अब आता है तीसरी कहानी के ऊपर, वो है जेसुइट्स की। जेसुइट्स की कहानी समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा क्रिश्चियनिटी को। अभी हम सब लोग जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उन्होंने कुछ अपने उपदेश दिए, उसके बाद में उनके जो फॉलोअर्स थे उन लोगों ने क्रिश्चियनिटी स्टार्ट की। तो बेसिकली क्रिश्चियनिटी जो थी वो जीसस क्राइस्ट ने स्टार्ट नहीं की थी, वो उनके फॉलोअर्स ने स्टार्ट की थी। और क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैली। क्रिश्चियनिटी जब फैल रही थी तो उस टाइम दुनिया में जो सबसे पावरफुल एम्पायर थी वो थी रोमन एम्पायर। बहुत पावरफुल एम्पायर थी और बहुत ज्यादा फैली हुई एम्पायर थी। क्रिश्चियनिटी इतनी पावरफुल थी कि उसने रोमन एम्पायर को खत्म कर दिया। रोमन्स बेसिकली जो थे वो हमारे पैगन रिलीजन को फॉलो करते थे, हमारे तरह वो भी मूर्ति पूजा करते थे और बहुदेववादी थे, बहुत सारे भगवानों की पूजा करते थे। लेकिन क्रिश्चियनिटी जो थे वो एक सिंगल गॉड की पूजा करते हैं। तो कुछ लोगों ने क्रिश्चियनिटी की पावर को समझा कि वी कैन बाय यूजिंग क्रिश्चियनिटी वी कैन कंट्रोल द होल वर्ल्ड। और वहां से स्टार्टिंग हुई कैथोलिक चर्च की। अगर आप देखें तो जीसस क्राइस्ट का कोई इटली से, रोम से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन आज के टाइम में जो क्रिश्चियनिटी का जो सबसे पावरफुल सेंटर है वो है रोम, जहां पे वेटिकन है। तो इन लोगों ने क्या किया कि वहां पे एक अपना पोप बना दिया और वहां से उनका एक चर्च का सिस्टम स्टार्ट किया, बिशप, आर्क बिशप, और वहां से ये लोग कंट्रोल करना स्टार्ट किया। तो यहां से करते करते इन लोगों ने जो सारी कहानी वो है कंट्रोल की। उन लोगों की एक अलग कहानी चल रही थी चर्च के कंट्रोल की। उसमें फिर आगे एक नाइट टेम्पलर्स की कहानी भी आती है 11th सेंचुरी में, जो कि बेसिकली जेरूसलम के अंदर एक टेम्पल ऑफ सोलोमन था जो कि डिस्ट्रॉय हो गया, जहां पे अभी टेम्पल माउंट है। बोलते उस टेम्पल ऑफ सोलोमन के वहां पे भी कुछ बहुत जादुई नॉलेज था, इsoteric नॉलेज। ये सारी कहानी एक पुराने एक ऐसा नॉलेज जो कि हम लोगों के पास नहीं है, जिसमें ये assumption है कि जो पहले के जो लोग थे उनके पास कुछ ऐसी चीजें थी जो हम लोगों को नहीं मालूम, और वो बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी। तो वो नॉलेज लेने के लिए एक नाइट टेम्पलर्स नाम का ग्रुप बना था, जो बाद में बहुत पावरफुल हो गया था 11th सेंचुरीज में। और 13th सेंचुरी में उस ग्रुप को खत्म कर दिया गया फ्रांस के राजा के द्वारा। तो बहुत पावरफुल हो गए थे वो लोग, उनके पास भी बहुत सोना, बहुत कंट्रोल आ गया था। तो कहते हैं वो जो नाइट टेम्पलर्स थे, वो भी जो लोग थे बेसिकली वो लोग एक आर्मी थी। उनका काम था कि जो क्रिश्चियंस जो चाहते थे जेरूसलम उनको प्रोटेक्ट करना। लेकिन बाद में फिर उनका ऑपरेशनल पार्ट आ गया, लॉजिस्टिक्स पार्ट आ गया, ऐसे ऐसे करते उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया। तो जो नाइट टेम्पलर्स थे वो भी फिर बाद में
आगे जाके 15 सेंचुरीज में एक नया ग्रुप बना, जेसुइट्स, स्पेन से स्टार्ट हुआ था। वो इसलिए बना कि 15 सेंचुरी में एक नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। क्रिश्चियनिटी में दो टाइप के क्रिश्चियंस होते हैं, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक वो होते हैं जो कि पोप को सुप्रीम मानते हैं, और प्रोटेस्टेंट वो होते हैं जो पोप को नहीं मानते। वो बोलते हैं हमारे जीसस क्राइस्ट है, पोप पोप तो सब बीच में है, वी डायरेक्टली वर्शिप जीसस क्राइस्ट। तो 15 सेंचुरी में कुछ लोग थे, वो चर्च के इस गेम को समझ गए थे कि बेसिकली जो है ये थ्रू चर्च ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने पोप को मानने से इनकार कर दिया कि जो मेन जो कुछ भी हो रहा है वो चर्च जीसस क्राइस्ट के नाम पे हो रहा है, तो डायरेक्ट जीसस क्राइस्ट की पूजा करो। तो ऐसे करके एक प्रोटेस्टेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो जो वेटिकन था, जो कि 1500 सालों से राज कर रहा था, उनको लगा कि यार ये ऐसे तो अपनी सारी पावर चली जाएगी। तो उन्होंने एक आर्मी बनाई, बेसिकली जेसुइट्स। जेसुइट्स का काम था, जेसुइट्स की एक ही लॉयल्टी थी पोप की, कि जो पोप है, पोप को प्रोटेक्ट करना, कैथोलिक जो चर्च इंस्टीट्यूशन है उसको प्रोटेक्ट करना। और इनमें भी बहुत सारे विंग्स होते हैं, ये भी बहुत तेजी से फैला। और हाँ, ये जो IHS है, ये बेसिकली जो सुपीरियर जनरल ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीसस, ये जेसुइट्स है। इसके अंदर भी एक मिलिट्री विंग होती है, और भी इनकी दूसरी काफी विंग्स होती है। मिलिट्री विंग जो होती है वो बोलते हैं दैट इज वेरी रूथलेस, और इनका जो जनरल होता है उसे बोलते हैं ब्लैक पोप। ब्लैक पोप जो है वो पर्दे के पीछे से काम करता है। और मतलब एक व्हाइट पॉप और एक ब्लैक पॉप, ये तो पहली बार सुनने में आ रहे हैं। तरुण भैया बहुत नई नई बातें बता रहे हैं जी। ब्लैक पॉप आज भी है, और उनका नाम भी आपको मालूम चल जाएगा, उनका यूट्यूब पे इंटरव्यू भी है। अच्छा, जो ब्लैक पोप होता है, हाँ। और ये तो देखिए ये सब पीछे से किस तरह काम कर रहे हैं हमें पता नहीं है। इल्यूमिनाटी मेड ऑफ 3 फैमिलीज, कजार्स, देन द ये जो अभी बताया ये जिसुआइट्स, और तीसरा रॉथस्चाइल्ड हाँ, पूरा का पूरा बैंकिंग कंट्रोल करता है। जेसुआइट्स पूरा का पूरा कैथोलिक एंड क्रिश्चियनिटी, मोर और लेस प्रोटेस्टेंट्स को भी यही कंट्रोल करते हैं। और ये जो तीसरे वाले में बार बार उसका, हाँ, कजास क्या कंट्रोल करते हैं? एक तो बैंकिंग हो गया, एक रिलीजन हो गया। कजाक बैंकिंग, हम्म कजाक करते हैं बैंकिंग कंट्रोल, जेसुइट्स करते हैं इसको क्रिश्चियनिटी को कंट्रोल, और जो फ्री मैसोन्स है ये इनको देते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, क्योंकि फ्री मैसोन्स की पूरी दुनिया में लॉजेस हैं। तो जो मीटिंग करनी है, मीटिंग करने के लिए जगह भी चाहिए ना। तो जेसुइट्स जो था, अगर आप इनके जो मिलिट्री विंग होते हैं, तो इन लोगों को एक ऑथ दी जाती है। ये फ्री मैसोन्स का आपने दिया है, इसमें आपको जेसुइट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। हाँ, ये बहुत फीका सा है, बट क्योंकि वो लिखा ही इतना छोटा छोटा हुआ है कि पढ़ने में नहीं, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ना पड़ता है इन्हें जी। मैं इसे एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। तो इनकी जो ओथ होती है, जो जेसुइट्स के जो मिलिट्री विंग के जो लोग होते हैं, इनको एक ओथ दिलाई जाती है। आप गूगल में सर्च करोगे आपको वो ओथ मिल जाएगी। वो ओथ पढ़ के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो ओथ जो है वो इतनी हॉरिबल ओथ है कि जो भी हमारा जो सुपीरियर हमें बोलेगा, हमें वो करना है, हमें लोगों का मर्डर कर देना है, हमें उसको फाड़ देना है, ये कर देना है, काट देना है, क्या के निकाल देनी है, ये उनकी ओथ होती है। और ओथ किसकी ओथ? फ्री मैसनरीज की या कजास की? जेसुइट्स, जेसुइट्स की, ओके। जेसुइट्स की जो ओथ होती है, जो क्रिश्चियनिटी में जो पोप की जो आर्मी है, बेसिकली जेसुइट्स क्या है, पोप की आर्मी। पोप की खुद की एक आर्मी है। पोप अपना आप में एक इंस्टीट्यूशन है, पोप को कोई हल्का मत लेना। पोप का अपना आप में एक देश है, पोप का खुद का बैंक है, पोप की आर्मी है। पोप की आर्मी को जेसुइट्स बोलते हैं। तो उनके आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं उनको एक ओथ दिलाई जाती है। यूट्यूब में एक वीडियो भी मिल जाती है, जर्नलिस्ट थी, उसने ब्लैक पोप को पकड़ा था और बोला था कि ये ओथ आप दिलाते हो क्या, तो ही वाज स्पीचलेस। जिसमें बोलते हैं कि अगर हम लोग उसको नहीं मार सके तो हम लोग उसे पॉइजन दे देंगे। तो बेसिकली आपको बताने का पर्पस ये है कि ये लोग कैसे काम करते हैं। तो अब आपको तीनों समझ में आ गया। खजारियंस जो कि एक शैतान की पूजा करते थे, फिर बाद में उसमें रॉथस्चाइल्ड फैमिली आई, नंबर 1। फ्री मेसोन्स जिनके पास में पुराना इजिप्ट का नॉलेज था और सीक्रेटली उनके पास लॉजेस थी,
दुनिया में हजारों लॉजेस थी जहाँ पे वो पुराने रिचुअल्स करते थे, और जेसुइट्स जिनके पास भी पुराना नॉलेज था, और थोड़े से वो जो थे काफी वेरियर टाइप के थे। ये 3 कहानी समझ में आ गई, तो अब हम लोग बात करते हैं इल्यूमिनाटी की। बिल्कुल जी। 1773 में जर्मनी में जेसुइट्स को बैन कर दिया गया पूरे यूरोप में। जो पोप था, कोई अच्छा पोप आया था, उसने बोला तुम लोग, मुझको ये सब नहीं चाहिए, खून खराबा वगैरह नहीं चाहिए, तुम लोग जो है जीसस के नाम पे गलत कर रहे हो, तो उसने जेसुइट्स को बैन कर दिया। तो एक जेसुइट था जिसका नाम था एडम वेसेप्ट। वो बेसिकली वहां पे एक जर्मनी में बावेरिया प्रांत में एक प्रोफेसर था किसी कॉलेज के अंदर, एंड ही वाज जीनियस। उसने कैनन लॉ सब्जेक्ट का वो प्रोफेसर था। कैनन लॉ क्या होता है? कैनन लॉज जो क्रिश्चियनिटी के जो लॉज होते हैं, उनका लॉज को वो पढ़ाता था। और उसने भी जो एंशियंट जो नॉलेज है, इजिप्शियन नॉलेज, जो सुमेरियन नॉलेज, इसके ऊपर रिसर्च की थी। इसका भी एक फ्रेंड था जिससे उसने जो कि एक्सपर्ट था, उससे उसने ये सारी चीजें जानी। उसका नाम था कोलमर, आई थिंक। तो ही वाज आल्सो एक्सपर्ट इन द एंशियंट नॉलेज। तो ये काफी दुखी था कि यार हमारा जो जेसुइट्स था, ये इसको बैन कर दिया गया, और पोप के ऊपर भी काफी गुस्सा था। उसी टाइम जो रॉथचाइल्ड था, वो काफी पावरफुल बन चुका था। और रॉथचाइल्ड का रोल था उस टाइम अमेरिका में, रिवोल्यूशन चल रही थी। हम लोग बात कर रहे हैं 1775 की। अमेरिका में रिवोल्यूशन चल रही थी, और उस अमेरिकन रिवोल्यूशन में जेसुइट्स और रॉथचाइल्ड्स दोनों इन्वॉल्व थे। इवन फ्रीमैसन्स भी, ये तीनों इन्वॉल्व थे। और इन्होंने अमेरिका में सक्सेसफुली वहां पे रिवोल्यूशन करवा दी। बेसिकली अमेरिका की जो रिवोल्यूशन हुई थी, वो थी ब्रिटिश एम्पायर को कमजोर करने की। जो ब्रिटेन का जो राजा था, वो कमजोर करने के लिए, क्योंकि रोथचाइल्ड को अगर दुनिया को कंट्रोल करना था, तो जो ब्रिटेन का जो राजा, जो उस टाइम दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी था, उसको कमजोर करना जरूरी था। तो वहां पे मुलाकात हुई इसकी रोथचाइल्ड और वाइसेप्ट की। तो जो दो नदियां थी, वो दो नदियां आके यहाँ पे मिली। जो मैं आपको दो कहानी सुनाई थी, खजारियंस एंड जेसुइट्स। रोथचाइल्ड इज खजारियन, वेसेप्ट इज जेसुइट। ये दोनों मिले, और रोथचाइल्ड बहुत इंप्रेस हुआ वेसेप्ट से। दोनों सेम टाइप के थे। तो रोथचाइल्ड ने बोला पैसा मैं दूंगा आपको, और तुम एक सीक्रेट सोसाइटी बनाओ, और हम लोग वापिस जो है पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे। तो 1 मई 1776 को रोथचाइल्ड के सपोर्ट से एडम वेसेप्ट ने इल्यूमिनाटी बनाई, जिसमें इन लोगों ने वो अपना वो जो ट्रायंगल रखा, जो बेसिकली उसका सिंबल है पिरामिड का, जो ओल्ड नॉलेज थी, उस नॉलेज का सिंबल है आई है, जिसको एवर सिंह आई बोलते हैं। ये है वेसेप्ट जिसने इल्यूमिनाटी बनाई थी। इसके कुछ 2 या 4 स्टूडेंट थे, उनको साथ में लेके बनाई। अब इन लोगों ने बना तो ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट थी सिक्रेसी कि बनाए तो मीटिंग करनी पड़ेगी, और पावरफुल लोग चाहिए, और पैसा इनको रोथचाइल्ड से मिल रहा था। अब चाहिए थी जगह। तो यहाँ पे इन लोगों ने पेनिट्रेट किया फ्री मैसोन्स। फ्री मैसोन्स उस टाइम ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड वाइड एस्टेब्लिश थी। इनकी जगह जगह लॉजेस थी। लंदन में लॉज थी, फ्रैंकफर्ट में लॉज थी, पेरिस में लॉज थी, जगह जगह इनकी लॉजेस थी, और बहुत सारे इनके मेंबर्स थे। तो ये लोग फ्री मैसोन्स में घुस गए, और वहां से इन लोगों ने वहां पे जो लॉज का यूज लेके अपने आप को, जो इल्यूमिनेटी का जो एजेंडा था, उसको फुलफिल करना स्टार्ट कर दिया। इल्यूमिनेटी का जो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मोटो था, वो ये था कि एंड जस्टिफाइज द मीन। साम दाम दंड। हाँ, कि एंड आपको अचीव करना जरूरी है, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो विसेप्ट वाज ए वेरी जीनियस मैन। इसने एक पिरामिड स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें इसके नीचे 2 से 4 लोग होते थे। उसे सिर्फ वो 2 से 4 लोग जानते थे। इसका कोड नेम था स्पार्काटस। वो जो नीचे जो लोग थे, उनके नीचे कुछ लोग थे, वो सिर्फ उनको जानते थे। उनके नीचे जो लोग थे, उनको जानते थे। तो एक सिक्रेसी थी, और वहां से एक इन लोगों ने ऊपर जा रहा था सिस्टम, नीचे एक बेस है, बहुत सारे लोग हैं,
एक हाँ मैनेज करते करते एक पूरा एक पिरामिड वाले स्टाइल में ऊपर टॉप में 2-3 लोग बैठे हुए हैं। राइट। हाँ। तो दिमाग था एक जेसुइट बिशप का, पैसा था खजारियन रोथस्चिल्ड का, और जगह थी फ्रीमेसन्स की। फ्रीमेसन्स में ऑलरेडी बहुत पावरफुल लोग थे। उनको जाके बताया कि अब मेरे पास एक प्लान है टू कंट्रोल एंटायर वर्ल्ड। सबको अच्छा लगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो उनको मिल गया अमेरिका। अमेरिका में रिवोल्यूशन हुई। वहां पे जो मोस्ट ऑफ द जो इनके जो फ्रीडम फाइटर्स थे इंक्लूडिंग जॉर्ज वॉशिंगटन, वो फ्रीमेसन्स थे। तो और पैसा उसमें था इसका अपने रोथस्चिल्ड का। अगर आप देखोगे कि अमेरिका की जो सील है यूएस डॉलर, उसके पीछे इल्यूमिनेटी का साइन है, पिरामिड है, तो उसके नीचे लिखा हुआ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये यूएस के ऊपर है। यूएस और डॉलर के पीछे लिखा हुआ है। यस, ये कभी नोटिस में नहीं आया। इनफैक्ट आपने एक अपने टेलीग्राम के, मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी, तरुण भाई का डेफिनेटली जो टेलीग्राम चैनल है, सॉरी जो ट्विटर हैंडल है, तकरीबन सभी लोग जानते हैं, बट इनका एक एजेंडा बस्टर के नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी है। कई चीजें जो बहुत सेंसिटिव होती है और ट्विटर पर नहीं डाली जा सकती, ये वहां डालते हैं चुपचाप। तो क्योंकि मैं लंबे टाइम से ट्रैक कर रही हूँ तो इसलिए मुझे पता रहता है। डू फॉलो दैट ऑल्सो। फाइजर के बारे में भी इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा डाला हुआ था, एंड आई वुड लाइक टू शेयर इट ऑन द स्क्रीन, कि फाइजर का असली मोटिव क्या है। जी तरुण भाई, आप कुछ बताना चाहेंगे उस बारे में? हाँ, फाइजर को अगर आप उल्टा करोगे तो आपको उसका मालूम चल जाएगा। रेजिफ जो है, ये बेसिकली प्लेग का देवता था। जो पुराने जमाने में जो प्लेग होता था, वो देवता था एक रेजिफ। फाइजर का आप जस्ट उल्टा कर लीजिए, REZIFP। हालांकि फाइजर वाले कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये कोइंसिडेंस है या क्या, वो बताएं एग्जैक्टली exactly। बिल्कुल सही। बहुत सारे कोइंसिडेंसेस नहीं हो रहे इन बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में। जैसे जैसे ये डिकोड हो रहे हैं, इनके सिंबल्स हो गए, या फिर इनका जो नाम हो गया, इनके जो मोटोज हो गए, जो ये लिखते हैं वन वन लाइन टाइटल या सिंगल वर्ड टाइटल, बहुत अलग अलग से मीनिंग्स निकल कर आ रहे हैं। आप जब डिटेल्स में जाया जा रहा है, एंड दीज आर ऑल ट्रिलियन वर्थ कंपनीज, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं। एंड दैट इज वाई कहा जाता है इल्यूमिनाटी ओन्स 80 to 90% वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। आप अगर जीमेल का सिंबल देखोगे तो वो एकदम जो फ्रीमेसन्स का सिंबल है, एग्जैक्टली उस टाइप का है। वो भी काफी काफी कंपनीज के जो हैं। इवन अगर आप जो ट्विटर का जो एक्स है, इसका भी अगर आप मिरर इमेज बना के आप कंबाइन करोगे तो आपको फ्रीमेसन्स का सिंबल मिलेगा उसमें। वाओ, दीज आर तो सीक्रेट सोसाइटीज। ये सुन ऐसा अगर आपने इतना डिटेल में नहीं बताया होता, समझाया होता विद हिस्टोरिकल टाइमलाइंस, क्रोनोलॉजी, तो शायद बहुत सारी चीजों को विश्वास करना मुश्किल हो जाता। बट नाउ द डिटेल्स हैव स्टार्टेड कमिंग आउट। इनकी जो डीप स्टेट की जो कमजोरी है, वो कमजोरी है सिंबल्स। अगर आप उनको पकड़ना तो आप उनको सिंबल से पकड़ो, क्योंकि जहां पे भी जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, सिंबल जरूर छोड़ते हैं। क्योंकि इनका जो एंशिएंट जो नॉलेज है उसमें सिंबोलिज्म का बहुत यूज है, वो इनको करना जरूरी है। तो हाँ, चलो हम लोग बात कर रहे थे अमेरिकन रिवोल्यूशन जो पहला था, तो उनको कंट्री मिल गई, पूरी की पूरी नई कंट्री मिल गई अमेरिका, अपना काम करने के लिए। उसके बाद में इनका दूसरा शिकार हुआ फ्रांस। लेकिन उससे पहले इनकी जो कहानियां थी, ये लोग जो कांड कर रहे थे, वो जो जर्मनी का जो राजा था उस तक पहुंच गई थी। फ्रैंकफर्ट में इन्होंने अपना ऑफिस बनाया था इल्यूमिनाटी ने। तो 1785 जो जर्मनी का जो वहां का राजा था, उसने इसको बैन कर दिया इल्यूमिनाटी को। कि मालूम चल गया बहुत खतरनाक सोसाइटी है और ये लोग पूरी दुनिया में को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये सारे रिलीजन्स को खत्म करना चाहते हैं, सारे राजा महाराजा को खत्म करना चाहते हैं। तो 17 ऑफिशियली इल्यूमिनाटी की कहानी 1785 में खत्म हो गई। लेकिन लोग बोल रहे हैं वो खत्म नहीं हुई। वो लोग फिर वो अंडरग्राउंड हो गए, वहां से काम करते गए। तो 1785 तक का तो अपने पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, उसके बाद आप सुना ही पाते हैं। इनका अगला शिकार हुआ फ्रांस। फ्रांस का वहां पे जो राजा था, उससे इन लोगों की दुश्मनी थी, उसको खत्म करना था और अपना आदमी बैठाना था वहां पे। इन लोगों ने फ्रांस में रिवोल्यूशन करवाई, जिसमें वही रोथस्चिल्ड का पैसा था, बिशप का दिमाग था,
और फ्री मेसोन्स के जो लोग थे वो एक्टिव थे, जिनको जैकोबियंस बोलते थे। और वहां पे रिवॉल्यूशन है, वो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, ये हिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। अभी हम लोग जो विंग, लेफ्टिस्ट और ये जो भी बात करते हैं, ये सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ है। कोई दूसरा प्रोग्राम होगा तो मैं आपको ये राइट विंग लेफ्ट विंग भी समझा दूंगा। ये बेसिकली फ्रांस से स्टार्ट हुआ था, और ये जो टीम थी, टीम इल्यूमिनाटी, ये सपोर्ट कर रही थी लेफ्ट विंग को। तो आज भी जो है, बोलते हैं जो डीप स्टेट है वो लेफ्ट विंग को सपोर्ट करता है, तो वहीं से हुआ था। और जो ट्रेडिशनल जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो चला आ रहा था वो राइट विंग्स वालों का था। बेसिकली फ्रेंच का जो राजा था, उसके राइट साइड में जो थे वो ट्रेडिशनलिस्ट लोग बैठते थे, और जो लेफ्ट साइड में जो थे वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले थे। वो रिवोल्यूशन फ्रांस फ्रांस जो राजा था उसको मार दिया इन लोगों ने, और नेपोलियन बोनापार्ट जो कि बेसिकली फ्री मेसोन्स था, उसको फ्रांस का राजा बना दिया। और फिर उसके थ्रू वो अपना जो जितने भी काम करवाने थे वो सब करवाते गए। उधर अमेरिका में इन लोगों ने क्या चालाकी की, अमेरिका में इन लोगों ने, इनका फिर जो नेक्स्ट टारगेट था वो था बैंकिंग, सेंट्रल बैंक। कि सबसे इजी है गवर्नमेंट को लोन देना, बड़ा लोन जाता है, तो उन लोगों ने अमेरिका में एक सेंट्रल बैंक खुलवा दिया। अब जहां पे बैंकिंग आएगी वहां पे रॉथस्चाइल्ड का नाम तो आएगा ही 100%, क्योंकि सबसे बड़े बेनिफिशियरी वही है बैंकिंग के। वो सेंट्रल बैंक वहां पे खुला, फिर बाद में बंद हो गया, फिर बाद में वापस बना। तो लोगों को लगता है जो फेडरल रिजर्व जो अभी है, जो कि बेसिकली एक प्राइवेट बैंक है, जो कि पूरी दुनिया की बैंकिंग को कंट्रोल करता है, स्पेशली अमेरिका की तो करता है, लेकिन इफेक्ट उसका पूरी दुनिया पे पड़ता है। वो फेडरल रिजर्व से पहले ऑलरेडी वो लोग बना चुके थे 18th सेंचुरी में, जो बाद में अमेरिका का एक दूसरा प्रेसिडेंट आया उसने बंद कर दिया, फिर बाद में वापस स्टार्ट हुआ ये। तो इन्होंने सबसे पहले कंट्रोल किया बैंकिंग को, क्योंकि इनकी थ्योरी थी कि जो पैसे को कंट्रोल करता है वो दुनिया को कंट्रोल करता है। तो फिर धीरे 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 इन्होंने जगह जगह पे बैंकिंग के थ्रू कंट्रोल किया। रॉथस्चाइल्ड का ये मानना था कि सबसे जो पैसे कमाने का जो तरीका है वो है कि ये जो वॉर्स होती है, वॉर्स को फाइनेंस करो, वो भी दोनों साइड। दो देशों के बीच में वॉर हो रही है, दोनों तो साइड, भी फाइनेंस करो, दोनों साइड। मतलब इधर से भी पैसा उधर से भी पैसा, 10 उंगलियां घी में। हाँ, वो अभी भी चला है जो बिजनेस ऑफ वॉर है। तो नेपोलियन को इसीलिए बैठाया गया था, आर्म्स नेपोलियन का लॉबी काम इनकी था। नहीं हो गई ना? फिर ये अगर कहीं पूरी की पूरी आर्म्स लॉबी रॉथस्चाइल्ड की है तो गलत तो नहीं होगा, क्योंकि आप भी हथियार ले जाओ, आप भी हथियार ले जाओ, अच्छा है, लड़ो और लड़ो। आर्म्स लॉबी बाद में आई थी, उस टाइम तो उसका इतना था बस फाइनेंस करो था। उस टाइम राजा महाराजा थे, उस टाइम तलवारों से युद्ध होता था। तो नेपोलियन को इसीलिए बैठाया गया था, नेपोलियन का काम था सिर्फ युद्ध कर। तो नेपोलियन बोलते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा युद्ध नेपोलियन ने किए थे। तो उस टाइम तक, फिर जब 18th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई तो बहुत पावरफुल हो चुका था रोथस्चाइल्ड। जेसुइट्स जो थे वो वापस कंट्रोल में आ गए थे। 18th सेंचुरी में आप देखोगे तो 18th सेंचुरी जो जो 100 साल थे, दैट आर द सेंचुरी ऑफ असैसिन्स। बहुत सारे लोग, जो प्रेसिडेंट, राजा महाराजा, सबकी बहुत मौत हुई है, कितने लोग मारे गए। अब ये कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। अमेरिका के 4 से 5 मेरे ख्याल से जो प्रेसिडेंट तो पॉइजन से मरे, खड़े खड़े मर गए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जेसुइट्स के ओथ बताई थी, जिस ओथ में ये है कि जो दुश्मन हो उसको मार दो, और मारने का मौका नहीं मिले तो उसे जहर दे दो। तो जेसुइट्स थे इसके पीछे। उसके बाद में इन लोगों ने एक, इनका सबसे पहले फाइनेंसिंग आया, वार्स आया, सेंट्रल बैंक आया, फिर बाद में ये लोग एक नई चीज लेके आए, कम्युनिज्म। अभी लोगों को लगता है कि जो कम्युनिज्म है बेसिकली ये एंटी कैपिटलिज्म एक मूव था, अभी किताबों में ये पढ़ाया जाता है। लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि बेसिकली कम्युनिज्म बना ही कैपिटलिस्टों के द्वारा था। रॉथस्चाइल्ड वाज ए कैपिटलिस्ट। तरुण भाई, वो ओथ मैंने अभी निकाली जब हम बात कर रहे थे, मैंने कहा कि क्योंकि आप उस ओथ को इतना रेफरेंस दे रहे हैं तो एक बार वो पढ़ना बनता है। यही ओथ है ना जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, द जेसुइट ओथ? हाँ, यही है। यही है। I हाँ, furthermore यही है। promise and declare that I will, when opportunity present, make and wage relentless war, secretly or openly, against all heretics, Protestants,
and all liberals, as I am directed to do, to extirpate and exterminate them from the face of the whole earth, and that I will spare neither age, sex, or condition, and that I will hang, waste, boil, flay, strangle, bury alive these infamous critics rip up the. Oh my god, this is. I can't even read this now. मतलब आप जो बात बोल रहे हो बिल्कुल सही है. ये तो इवन यूट्यूब बहुत में एक वीडियो भी मिल जाएगा, जब किसी एक जर्नलिस्ट ने ब्लैक पॉप से पूछा भी था उसे, और पूरी पढ़ के सुनाई थी, तो उसने बोला आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट. तो लेकिन इससे आपको मालूम चलता है कि जो दुनिया में जो काफी ऐसी चीजें हो रही है वो कैसे होती है कि जो भी रास्ते में आता है उसका मर्डर हो जाता है. अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, ये दो ऐसे लोग थे जिन्होंने सेंट्रल बैंक को खत्म करने के लिए कोशिश की थी. तो जो 18वीं सेंचुरी था उसमें इन लोगों के चलता गया जो जो वहां के जो इनके अगेंस्ट जो राजा महाराजा थे वो सब कमजोर होते गए. डेमोक्रेसी आती गई. डेमोक्रेसी मतलब इन्हीं के पपेट आते गए. ये जो कार्ल मार्क्स था, ही वाज ए जेसुइट्स एंड फ्री मेसोन्स, दोनों था ये. और ही वाज आल्सो सैटनिस्ट. मैंने एक थ्रेड भी लिखी थी, कार्ल मार्क्स वाज ए सैटनिस्ट विद प्रूफ. मैंने लिखा था मार्क्सिज्म इन्होंने बनाया इसीलिए था टू कंट्रोल द एंटायर होल वर्ल्ड, क्योंकि इनको फ्रेंच जो रिवोल्यूशन थी वहां से इन लोगों को खून लग गया था कि जो लेफ्ट विंग है इनको अगर हम लोग मजबूत करते हैं इनके तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. जो डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, क्योंकि अभी तक क्या जो दुनिया जो चली आ रही थी ना, वो दुनिया थी कि हम लोगों ने एक ऑर्डर बनाया हुआ था जिसे हम लोग ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं, जिसमें हम लोग मानता था कि जैसे राजा महाराजा है तो भगवान ने उसको चुना है, या अपने जैसे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र है तो पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर भगवान जो है वो हमको वर्ण देता है और जो राजा है उसको भगवान चुनता है. और एक हार्मोनी थी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपस में था, सब खुशी से रहते थे. और वो जो ऑर्डर एक्सेप्टेड जो था वो इक्वलिटी बेस्ड. इनका बोलना नहीं सब कुछ इक्वल है, हालांकि इन्होंने खुद ने कभी इक्वलिटी नहीं दी. मैन था सिर्फ लोगों को लड़ाओ. राजा महाराजा जो उस टाइम थे, जो उनके अगेंस्ट थे, जो उनके दुश्मन थे, उनके खिलाफ लोगों को विद्रोह करवाना, ये सब कुछ चलता था. फिर बाद में, हाँ एग्जैक्टली, ये तो कार्ल मार्क्स जो कि दुनिया की जो सबसे डिस्ट्रक्टिव जो आइडियोलॉजी है जिससे करोड़ों लोगों की हत्याएं हुई है, दैट इज द मार्क्सिज्म. दैट वाज द प्रोडक्ट ऑफ डीप स्टेट, या जिसे इल्यूमिनाटी बोल दो. इल्यूमिनाटी पूरी गायब हो चुकी थी, लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिससे मालूम चलता था कि कोई सीक्रेट पावर है, स्पेशली जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ ना कुछ दुनिया में कंट्रोल कर रही है. और इसका जो सबसे बड़ा प्रूफ मिला, जो आज भी जो आज टाइम जो सबसे ऑथेंटिक प्रूफ माना जाता है इल्यूमिनाटी का, वो था 19वीं सेंचुरी में, 20वीं सेंचुरी में, बेसिकली आज से 120 साल पहले, 1903 की बात है शायद. एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट पब्लिक हुआ था, द प्रोटोकॉल्स, द प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर्स ऑफ जायंट्स. वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट पब्लिक में आ गया. उसकी भी कहानी मैंने एक थ्रेड लिखी थी, मैंने डिटेल में लिखा है कैसा आया था. हाँ, ये दीज आर द प्रोटोकॉल्स. ये अगर आपको इल्यूमिनाटी को बारे में कुछ जानना है तो दिस इज कंसिडर्ड द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स. 70-80 पेज का मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट है. तो इसमें उन लोगों ने एक पूरी प्लानिंग बनाई है कि हम लोगों को कैसे दुनिया को कंट्रोल करना है. तो स्टेप बाय स्टेप है. अगर इसको आप पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि एग्जैक्टली वो का वो हुआ अगले 100-120 सालों में. इवन अभी जो कोविड आया था वो भी इसमें मेंशन है कि हम लोग जो हैं वो ये ऐसी बीमारियां बनाएंगे जिससे लोगों को थोड़ी पॉपुलेशन कम करनी है. एलजीबीटीक्यू तक का भी इसमें मेंशन है. सब कुछ जो है, इवन फर्स्ट ये जो बेसिकली उस टाइम जो डॉक्यूमेंट है ना उसमें ये भी था कि कुछ सालों बाद हम लोग एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करवाएंगे, जो कि एग्जैक्टली हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत बहुत जरूरी थी इन लोगों के लिए, क्योंकि जो जर्मनी का जो राजा था वो बेसिकली प्रोटेस्टेंट था, और जर्मनी में जो था प्रोटेस्टेंट काफी लोग ज्यादा हो गए थे.
तो मैंने आपको बताया ना कि जो जेसुइट्स है ये प्रोटेस्टेंट को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, इनका जो है कैथोलिक है। और ऊपर से ये जो ये जो रॉथचाइल्ड्स थे, जहां वार होगी इनको फायदा होगा, इनका कंट्रोल होगा। तो बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दो पर्पस थे, एक तो जर्मनी को बर्बाद करना और दूसरा रशिया को बर्बाद करना। रशिया की कहानी मैंने आपको बताई थी, जो रशिया के राजा ने इनको लात मार के निकाला था 1000 साल पहले, जो खजारियंस थे, उससे तो बदला इन्हें लेना था। बदला लेना था। तो ये बेसिकली जो लेनिन था, लेनिन वॉज ए फ्री मैसोन्स, और लेनिन को इन लोगों ने तैयार किया। लेनिन कभी रशिया में रहा भी नहीं था, वो बाहर ही रहा था, जर्मनी में रहा था। लेनिन के थ्रू इन लोगों ने करवाई। रशिया बेचारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीता था, लेकिन वो जीत के भी हार गया। रशिया में रिवोल्यूशन हुई जो कि इन्हीं के द्वारा फंडेड थी, और जो रशिया का जो राजा था, उसकी जो फैमिली थी, रात के 2 बजे उन लोगों ने उसको बुलाया, सबको लाइन में खड़ा किया, सारे उसके राजा, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, सबको गोलियों से भून दिया। और उसके बाद में रशिया पे कब्जा हो गया लेनिन का। लेनिन, उसके बाद स्टालिन का सिर्फ एक ही पर्पस था, रशिया को बर्बाद करो। एक इंस्ट्रक्शन था, रशिया को जितना बर्बाद कर सकते हो कर दो। रशिया वॉज ए वेरी ट्रेडिशनल कंट्री और काफी डेवलप्ड कंट्री थी। और रशिया के भी जो राजा थे, ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी फॉलो करते थे, डायन जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते थे और धर्म से काम करते थे, जैसे अपने इंडिया के जो राजा थे। लेकिन रशिया को पूरा बर्बाद कर दिया। उसी दरमियान इन लोगों ने 1913 में फेडरल रिजर्व बना लिया अमेरिका के अंदर। उसकी भी एक अलग कहानी है। कहते हैं कि 3 या 4 ऐसे जो पावरफुल बिजनेसमैन थे वो इसका अपोज कर रहे थे। वो 3 और 4 जो बिजनेसमैन थे, वो चारों के चारों टाइटेनिक शिप के अंदर सवार थे। और टाइटेनिक का हमें मालूम है क्या हो गया। जस्ट 1912 में टाइटेनिक डूबा था। उसमें जेपी मॉर्गन, जो कि रॉथचाइल्ड का आदमी था, उसका शिप था, वो भी बैठने वाला था। लास्ट टाइम उसने अपना टिकट कैंसिल करवा दिया, और जितने भी जो प्रो रॉथचाइल्ड थे सबने करवा दिया। और वो जो 4 थे वो शिप में गए, और बोलते टाइटेनिक ऐसा शिप था जो डूब ही नहीं सकता था, बहुत एडवांस शिप था। और बोलते जो उसका जो शिप का जो कैप्टन था, ही वाज जेसुइट्स। तो वही जो ओथ की हमने बात की, कुछ भी करके दुश्मन को मारना है, तो वो कैप्टन ने जानबूझ के उसको डुबाया। लोग बोलते हैं वो जो रास्ते के वो कांटे थे वो सब बढ़ गए। उसके बाद में 1912 में टाइटेनिक। व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन के लिए दोबारा एक बार रिपीट करवाना चाहूंगी तरुण भाई। जेसुइट्स लोग किन लोगों को मारना चाहते हैं, क्या पर्पस क्या है? आई नो हमने डिस्कस किया है, बट एक लंबा हो रहा है तो मैं उनके दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रही हूँ जी। जेसुइट्स इज द आर्मी ऑफ पोप, बेसिकली राइट। इनका कंट्रोल द एंटायर वर्ल्ड बाई, ये बेसिकली कैथोलिक चर्च। राइट। हम लोग जब डीप स्टेट की जब बात करते हैं ना, आज के डीप स्टेट की हम लोग जो बात करते हैं, इसमें 3 लोग हैं जो टॉप पे हैं। नंबर 1 इज द पोप, नंबर 2 इज द रॉथचाइल्ड फैमिली, और नंबर 3 है जो वहां के जो राजा महाराजा हैं, इंग्लैंड का राजा, बेल्जियम का राजा, नीदरलैंड का। ये क्राउन काउंसिल। टॉप ऑफ द क्राउन काउंसिल, या तो टॉप ऑफ द डीप स्टेट है। तो ये जो है जेसुइट्स है, ये पावर है पोप की, ये पोप की आर्मी है बेसिकली, पावरफुल पर्सन ऑन अर्थ। जेसुइट्स वैसे मतलब जैसे फ्रीमेसन्स है, जेसुइट्स पे 2 टीम है। तो जेसुइट्स आर एवरीवेयर। हो सकता है आपको आपका दोस्त भी होगा कोई, इंडिया में भी है, सब जगह पे इनकी स्कूल चलती है, काफी इंडिया में स्कूल्स है, लेकिन वो अलग जेसुइट्स है, उनको खुद को भी मालूम नहीं है जो इनर सर्कल में क्या है। हम लोग इनर सर्कल की बात कर रहे हैं। जी जी, अब आगे बढ़ते हैं। मैं रिमाइंड कर दिया क्योंकि मैं ये नया टॉपिक है हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए, तो मैं इसलिए बार बार उनको कई बार बैक एंड Yeah. फोर्थ कर रही हूँ जी। मैं फिर लोगों को बेसिक बताया कि व्हेन यू टॉक अबाउट इल्यूमिनाटी, इल्यूमिनाटी कोई एक ग्रुप नहीं है, बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ मेनी ग्रुप्स, मेनी ग्रुप्स। जो राइट। कि जिनके अलग अलग पर्पस है, लेकिन वो सब साथ में मिलके, कोई रिलीजियस ग्रुप है, कोई बैंकिंग का ग्रुप है, कोई रॉयल ग्रुप है, ये सब मिलके काम करते हैं जो पावरफुल लोग हैं। दिस इज द डीप स्टेट, दिस इज द इल्यूमिनाटी। उसके बाद में हालांकि काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन जो काफी इवेंट्स हुए, जैसे कि बाद में 20s में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई, फिर बाद में राइज ऑफ हिटलर। जो हिटलर था, हिटलर का भी बोलते हैं ही वाज आल्सो जेसुइट्स। हिटलर को भी प्रमोट इन्होंने किया था, एंड हिटलर वाज वेरी लॉयल टू पोप।
एंड बोलते हैं हिटलर जो था, एक मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। हिटलर, ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। हिटलर का बोलते हैं हिटलर आल्सो बिलोंग्स टू रॉथस्चाइल्ड फैमिली। जेसुइट्स और रॉथस्टाइल्ड फैमिली मतलब कोई अब शादी वादी हुई आपस में दोनों ग्रुप्स की कोई फैमिलीज में शादी किसी नहीं में? हुई। अ, हिटलर की जो दादी थी, शी हम्म। वाज ए सिंगल मदर। हम्म। वो शी वाज ए सिंगल मदर, मतलब उसकी शादी नहीं हुई थी। तो वो उसका बच्चा किसका था वो उसने कभी बताया नहीं, लेकिन जब वो उसका जब बच्चा हुआ, जो हिटलर के जो पापा हुए, तो उस टाइम वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली का सर्वेंट थी। ओके। तो उसके बाद फिर वो हुआ, और फिर बाद में हिटलर हिटलर के ऊपर रॉथस्चाइल्ड की बहुत कृपा थी। बिना रॉथस्चाइल्ड के सपोर्ट के हिटलर इतना बड़ा बन ही नहीं सकता था। अगर आप 1932 1940 के बीच में जर्मनी में जितना भी इन्वेस्टमेंट देखेंगे, तो सारा वेस्टर्न जो बैंकर्स है वहां से आया था। फिर बोलते हिटलर जो था वो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, तो वो भी जरूरी था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेन पर्पस था इसराइल को क्रिएट करना। वो एक अलग कहानी बताएंगे, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो सबसे मेन ये निकला कि अमेरिका सुपर पावर हो गया, सारी जो किंगडम थी वो खत्म हो गई, इसराइल आ गया, तो ये और ज्यादा पावरफुल हो गए। पहले इनके पास तो अमेरिका था, अब इनके पास दो कंट्री हो गई। स्टोरी कंटिन्यू, सो आई थिंक मैं इसको सेकंड शो के लिए रखूंगी। इस तरीके से सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इसराइल को क्रिएट किया गया एंड व्हाट वर द फोर्सेस एट प्ले। बट यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसपे मैं आऊंगी, क्योंकि भारत का जो कॉन्टेक्स्ट है, क्या भारत के लोग हैं इस इल्यूमिनेटी फैमिली में या रॉथस्चाइल्ड फैमिली में या इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में? पहला वन, या हमारे पॉलिटिशियंस एनी हाउ कनेक्टेड हैं इस पूरे जो जिनके हम इस टॉप सर्कल की बात कर रहे हैं? एंड तीसरा सवाल, दिस इज अ न्यू, जैसा आपने बोला ना ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर था, या फिर मैं बोलूं एशियंट वर्ल्ड ऑर्डर था, ये बाद में आया है तकरीबन 1700 सेंचुरी, जो हम डेट कोट कर रहे हैं 1700 एंड समथिंग 15 ऑनवर्ड्स। इज इट was it against the Indian और the भारतीय सिस्टम anyway? कोई ऐसा कनेक्शन बीच में? जी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जैसे जो लोग की बात बोलो तो मोतीलाल नेहरू जो थे, नेहरू जी के पापा, ही वॉज ए फ्री मैसोन्स। जो फ्री मैसोन की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, आप गूगल में देखोगे उनकी वेबसाइट में भी है। टाटा जो थे वो फ्री मैसोन्स, जेआरडी जो टाटा थे। इवन स्वामी विवेकानंद का भी बोलते हैं ही वाज आल्सो फ्री मैसोन्स, उनकी वेबसाइट में सब मेंशंस है। इंडिया में जो कुछ भी हुआ उसमें रोथचाइल्ड ग्रुप का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दैट वाज क्रिएशन ऑफ रोथचाइल्ड ग्रुप। और लेकिन अगर इंडिया का अगर हम लोग कनेक्शन देखें, स्पेशली आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको जो कुछ भी बताया है, ये बेसिकली दे ऑल आर जो फॉलोअर्स ऑफ सैटेनिस्ट, जो लूसीफायर जो इनका जो है, जिसे ये लोग बाल भी बोलते हैं, मुलुच भी बोलते हैं, इनको जो शक्ति मिलती लूसीफर है एक नेटफ्लिक्स की सीरीज भी है बाय द वे, वो अलग बात है, वो कॉमेडी दिखाई हुई है नेटफ्लिक्स पर, बट वो लूसीफर वो वैसा नहीं है जो नेटफ्लिक्स पर लोगों ने देखा। प्लीज उसको बहुत अलग तरीके से देखिएगा जी। लूसीफर नाम लेते ही लोग नेटफ्लिक्स खोल लेंगे जी। लूसीफर बेसिकली इनका जो, अगर इक्विवेलेंट अगर गॉड मैं ऑफ बोलूं डीमंस। तो इक्विवेलेंट तो नहीं होगा। हमारे जो दैत्यों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, तो बेसिकली शैतान का गुरु है लूसीफर। और इन लोगों की जो शक्ति है वो बेसिकली उनसे आती है। आज भी ये लोग चाइल्ड सेक्रीफाइस करते हैं। एलाइट्स जो है वो करते हैं, इनके काफी ग्रुप है। एक बोनहोमिक ग्रुप करके इनका है, बोहेमिक ग्रुप, बोहेमियन ग्रुप। और एक पिज्जा गेट करके एक अपना में पूरी एक है। फिर बाद में एपिस्टिन आइलैंड है। तो काफी है, लेकिन बोलते हैं आज भी चाइल्ड सेक्रीफाइस होता है। आज भी ये लोग शैतान की पूजा करते हैं। आज भी इन लोगों को जो शक्ति है वो उससे मिलती है। ये बेसिकली जो लड़ाई है, ये लड़ाई है धर्म और अधर्म की। तो डीप स्टेट जो है, ये जो है रिप्रेजेंटेटिव है अधर्म का। दुनिया में जितना अधर्म होगा, दुनिया में जितना ज्यादा मर्डर होंगे, क्राइम होगा, झूठ होगा, पाप होगा, रेप होंगे, उससे इन लोगों को शक्ति मिलेगी। इन लोगों का मानना है कि जो बेसिकली जो हमारे जो देवता असुर जो होते थे, तो दे रिप्रेजेंट असुर। हमारा हिंदू ट्रेडिशन थोड़ा डिफरेंट है, वहां पे देवता असुर दोनों को शक्ति भगवान से मिलती थी। यहाँ पे ये लोग शैतान से लेते हैं। अब जो हिंदुइज्म है, ये हिंदुइज्म जो है ये बेसिकली धर्म बेस्ड है। ये है अधर्म के।
अब इनको है धर्म से हमारी जो शक्ति है, जो हमारे जो काफी लोग मानते हैं, जो इंडिया अभी तक बचा हुआ है, हमारे जो साधु महात्मा थे, जो जो लोगों ने जो पुण्य किए, उसकी वजह से आज तक बचा हुआ है। तो इनमें पावर्स तो होती है, आपके कर्मों में पावर होती है। अब जब धर्म बढ़ेगा, अच्छा काम होगा, तो जो धार्मिक लोग हैं वो मजबूत होते हैं, अधर्म बढ़ता है तो अधर्मी लोग मजबूत होते हैं। तो इंडिया इनके लिए अभी एक सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि इंडिया की जो सिविलाइजेशन है, इंडिया का जो धर्म है, वो इनका एकदम एंटायरली ऑपोजिट है। तो अभी इनकी जो नजर है वो हमारे जो बेसिकली हमारा जो धर्म, जो धार्मिक प्लेस है, काशी है, कामाख्या है, अयोध्या है, इनके ऊपर है कि हिंदुस्तान में धर्म को खत्म करो। तो हमारे जो इंडिया के अंदर जो LGBTQ मूवमेंट है, ड्रग्स है, पोर्नोग्राफी है, वो सब इसीलिए है कि इंडिया के जब लोग जो अपने जो धर्म से हट गए, तो बहुत इजीली इंडिया को खत्म किया जा सकता है। और इसीलिए जो इनका जो पूरा जो टारगेट होता है, माइंड के ऊपर, लोगों का माइंड कंट्रोल कर दो। तो बेसिकली जो सोशल मीडिया, स्पेशली इंस्टाग्राम रील्स है, फेसबुक, ट्विटर, ये लोगों का माइंड कैप्चर करने के लिए है। उस लेवल तक कैप्चर ये लोग कर देते हैं कि आज जो हमारे जो स्पेशली लेडीज है, गर्ल्स है, वो अपनी न्यूड फोटोज डाल दी है, बच्चों के साथ में डाल दी है, पागलों की तरह हरकतें कर रही है। इस लेवल ये सब कुछ हो रहा है, मतलब ये तो कैसे हो रहा है, सब इंस्टाग्राम रील्स आने के बाद इन लोगों ने माइंड को उस लेवल तक कंट्रोल कर दिया है। हिंदू धर्म बात करता है माइंड को फ्री करने की, तो जो हिंदू धर्म को जो फॉलो करेगा उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इनको पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है, तो पूरी दुनिया को अगर कंट्रोल करना है तो इनको इंडिया को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और इंडिया के जो लोग हैं, जो स्पेशली जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हिंदू धर्म को खत्म करना पड़ेगा। तो हिंदू धर्म तो प्राइम टारगेट है, और हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए इन्होंने एक हथियार बनाया था जिसका नाम है इस्लाम। ये बेसिकली आज से 150 साल पहले इन्होंने इस्लाम की पावर को समझा। तो 1400 साल साल पहले। हाँ, लेकिन इन्होंने यूज करना स्टार्ट किया इसको आज से 150 साल पहले। मेरे ख्याल से चर्चिल था, चर्चिल की बुक में लिखा भी उसने कि इस्लाम की एक ऐसी पावर है जिसको हम लोग कंट्रोल करके पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन्होंने इस्लाम को कंट्रोल किया। तो इसलिए जो लेफ्टिस्ट और इस्लाम है, इनकी आपस में इसलिए बनती है कि दोनों का बाप एक ही है, वो है डीप स्टेट। तो वहां से दोनों में बहुत चीजें सिमिलैरिटीज हैं, जैसे एक्सट्रीमिज्म हो गया, कंज्यूमरिज्म हो गया, वायलेंस हो गया, एक ही देवता को मानना, वो चाहे जो भी हो। जैसे इनका तो दिखता ही है सीधे सीधे, मतलब मैं इस्लाम की बात करूं तो चांद की पूजा करते हैं, या शुक्राचार्य की पूजा करते हैं, या शुक्रवार की पूजा करते हैं, तो शुक्राचार्य का दिन है। शुक्राचार्य जी हर बहुत सारी चीजों के लिए जाने जाते हैं, वैभव के लिए भी जाने जाते हैं, मतलब लक्ष्मी जी के साथ उनका एसोसिएशन भी माना जाता है, बट वो उसके साथ साथ वो जाने भी जाते हैं, भाई दैत्य गुरु कहा जाता है उन्हें, राइट। तो फ्राइडे शुक्राचार्य, शुक्र, और फिर ये इनकी पूजा, मतलब इट कैन नॉट बी, मतलब आपको पूरा लॉजिकल लगता है कि भाई ना सारे पॉइंट्स कनेक्ट करते हुए जी। और इनका भी वही है तकरीबन फ्राइडे, और वैसे ही इनका भी है, एक ही वन गॉड, वन फिलोसफी, एक्सट्रीमिज्म, वायलेंस, कंज्यूमरिज्म। अगर आप देखो तो टेनेट्स वही है। हाँ, नाम एक है कि उनका क्रॉस वाले बाबा जी है, उनके आसमानी बाबा जी है, बस इतना ही डिफरेंस है जी। इसलिए इनके लिए इस्लाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस्लाम से ये लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, लोगों को डरा के रखते हैं। पहले इस्लाम से लोगों को डराते हैं और फिर बाद में खुद सेवियर बन के आ जाते हैं। इसलिए बेसिकली हेगेलियन टेक्निक कि मेरी जो ये पिंड ट्वीट है, हेगेलियन टेक्निक। बेसिकली हेगल उसमें क्या करता है कि आप खुद ही एक प्रॉब्लम क्रिएट करो और फिर बाद में आप सॉल्यूशन लेके आ जाओ। उस सॉल्यूशन के अगेंस्ट आप उसको लोगों को कंट्रोल करो। तो टेररिज्म, पहले टेररिज्म नहीं था, आज से 50 साल पहले टेररिज्म इन लोगों ने खुद नहीं बनाया। ओसामा बिन लादेन वाज CIA एजेंट। आपने ISIS का भी नाम लिया था, ISIS ब्यूटी नेम, ऐसा भी आप जब स्टार्टिंग में हम बोल रहे थे, और फिर एक ISIS ग्रुप भी आ गया जो कि आतंकवादी क्रिएशन है। ISIS के ऊपर मैंने थ्रेड की CIA क्रिएशन है, और ओबामा का क्रिएशन है। ओसामा बिन लादेन की CIA क्रिएशन, एंड CIA एंड मोसाड बहुत ही डीप स्टेट क्रिएशन, जेसुइट्स उनको कंट्रोल करती है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में ये जो है
जॉर्ज सोरोस है वो इस्लाम को, इस्लामिक जो फिलिस्तीन जो मूवमेंट है उसको फंड करता है, क्योंकि इस्लाम इनके लिए आगे होने वाला है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हालांकि जो बेचारे मुसलमानों को खुद को भी नहीं मालूम कि वो खुद एक पपेट्स हैं, और एंड में तो इनको भी खत्म होना है। तो ये लोग इस्लाम को यूज करके थर्ड वर्ल्ड वॉर करवाएंगे डेफिनेटली, इसलिए अभी उसको खिला पिला के उसको बड़ा कर रहे हैं। हाँ, बट उस पूरे इसीलिए इस्लाम प्रोसेस में कितना नुकसान हो रहा है ना तरुण भाई। मतलब अब आपने बकरीद की जो फोटोग्राफ्स आती हैं, ऐसा लगता है कि अंदर से ना दिल बाहर निकल आएगा। वेरी ट्रॉमेटाइजिंग, सम पिक्चर्स आर वेरी वेरी डिस्टर्बिंग एंड इमोशनली इट क्रिएट्स अ हैवॉक। कई बार मतलब मैं बोलना नहीं, मतलब ये डाइवर्जन हो गया, पर वो एक जो मार कर छोड़ देते हैं और वो आखिरी, वही जो आप बोल रहे हो, उससे पावर मिलती है इन लोगों को। ये शैतानी शक्तियों को पावर मिलती ही नहीं तो एक बात बताइए, सीधे काट देने में उसका भी तो खून निकल ही जाना है ना। बिकॉज लोग ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, मुसलमानों को ये समझाया गया कि जगलू और वेन काट देते हैं तो पूरा शरीर से खून निकल जाता है, तो एकदम शुद्ध हो जाता है, तो कोई उसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं रहती है, कोई गंदगी नहीं रहती है, ये समझाया जाता है उन्हें। क्योंकि मुझे भी ये दिया गया है, ये घुट्टी मुझे भी पिलाने की कोशिश की गई है। मैं साइंस बैकग्राउंड की नहीं होती तो शायद मुझे ये घुट्टी पिला दी जाती। बट जब आपने ये पूरा काट दिया तो जगलो और वेन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। इट्स जस्ट नॉट द होल ऑफ इट, इट्स अ पार्ट ऑफ द एंटायर थिंग। आपने उसकी पीड़ा खत्म कर दी, आपने टांगा तो उसका सब निकल गया ना। भाई ग्रेविटी भी तो कुछ होती है, आप 2 घंटे 4 घंटे टांग लोगे, बट उसको जिस तरीके से मारा जाता है जानवर को, वो तो शैतानी शक्तियों को ही हवा दे रहा है एक तरीके से। अदरवाइज देयर इज नथिंग मोर देन दैट। जी, आई विल कम बैक टू द पॉइंट। जी, तो इस्लाम सबसे पहले इन्होंने कम्युनिज्म बनाया, फिर बाद में इस्लाम को प्रमोट किया, और अभी थर्ड जो इनको मिला है, जो इनका है वो LGBTQ। मगर आप LGBTQ मूवमेंट देखोगे, उसका भी जो अल्टीमेट जो टारगेट है LGBTQ मूवमेंट का, वो है पेडोफिलिया बेसिकली। वो बच्चों के साथ जो गलत काम करना, क्योंकि अभी वो सेम सेक्स मैरिज की बात कर रहे हैं, फिर बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके बाद में ये लोग उसमें अडॉप्शन की बात करेंगे। और अभी अमेरिका में स्टार्ट हो चुका है कि जो बच्चे जो हैं, बच्चों में जो सेक्सुअली जो उनको ग्रूम कर रहे हैं, अमेरिका के स्कूलों में वो ये सब कुछ हो रहा है, हो रहा है। बच्चों को सेक्सुअली ग्रूम करना। तो जो अगर देखो हमने आई थिंक एक सवा घंटा हो गया, हम लोग जो बात कर रहे हैं सारी बातें आपस में मिल रही है। हमने स्टार्ट की थी आज से 6000 साल पहले बच्चों की बलि देना, बच्चों के साथ सेक्सुअली अब्यूज करके उनकी बलि देना, तो घूम फिर के बात वहीं पे आ गया एंड पे, जब हम लोग जब लास्ट मोमेंट पे हैं कि बच्चों को ये लोग ग्रूम कर रहे हैं बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करने के लिए। तो सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, इसमें सैटेनिज्म है, चाइल्ड सेक्रीफाइस है, चाइल्ड अब्यूज है, वहां से पावर है, उसमें सीक्रेट सोसाइटीज है, वो आपस में मिल रही है, वो ये सब करके उनको पावर मिल रही है, वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब इनका नया LGBTQ है, तो अब इनका लेकिन इनका एक फिक्स पैटर्न है। कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म धर्म को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानते। हमने बोले ये दे आर एंटी गॉड, कम्युनिज्म भगवान को नहीं मानता। इस्लाम जो है ये बहुत कट्टर है, किसी और अपने अलावा किसी भगवान को नहीं मानते। इनके जो मेथड्स हैं, LGBTQ है, ये जो चाइल्ड ग्रूमिंग, सेक्सुअल ग्रूमिंग यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। तो अगर सारी चीजें आपस में कनेक्ट हो जाती है तो फिर आपको लगता है कि जो है वाकई में कुछ ना कुछ है। देयर इज ए, कुछ लोग हैं, अब उसको इल्यूमिनाटी बोल दो, कोई दूसरा नाम बोल दो। इल्यूमिनाटी नाम तो ये क्या कि ये लोग जो भी अपना पाप करते हैं सब इल्यूमिनाटी के ऊपर डाल दो कि भाई कोई है, कोई है, कोई नहीं, आप ही हो वो लोग। कोई सिक्योर, कोई अलग से लोग नहीं बैठे हैं, वो आप लोग ही हो, और इल्यूमिनाटी का मास्क पहन के सारा काम आप ही कर रहे हो। कौन कौन है जिसमें? जो पावरफुल जो बैंकर्स है, जो पावरफुल कॉर्पोरेट्स हैं, में मीडिया वाले हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो रिच लोग हैं, CIA है, मोसाद है, उसमें आपका फिर ये पोप है, पोप की पूरी आर्मी है, और जो आपके जो राजा महाराजा है, काउंसिल, जिनके पास बहुत पैसा है। तो जो पैसे वाले जो लोग हैं वो सब लोग इल्यूमिनाटी है। तो हमने जहां से बात स्टार्ट करी थी कि इल्यूमिनाटी क्या है, तो इल्यूमिनाटी यही है, जो पावरफुल सुपर रिच सुपर पावरफुल जो लोग हैं, अब उसको आप किसी भी नाम से बोल दो, हो सकता है इनका नाम चेंज हो गया होगा। तो इल्यूमिनाटी के नाम से क्या है, एक इल्यूमिनाटी से डेविएशन, एक धोखा है कि लोग इन पे शक नहीं करें। जिसमें एक किताब आई थी 13 फैमिलीज ऑफ इल्यूमिनाटी, जो कि CIA ने निकलवाई थी कि कोई 13 फैमिली से, पता नहीं उन 13 फैमिलीज के ऊपर डाल दो सारा का सारा।
14 ये कई families. कहानी बनाई है 14 families. ओके। ये पूरा अगर आप इनमें देखो 3 ग्रुप है, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, बिल्डरबर्ग, ट्राइलेटरल कमीशंस। ये बेसिकली इनके एग्जीक्यूशन ग्रुप है, कॉर्पोरेट्स जिसमें होते हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस है, कॉर्पोरेट्स है, उसके ऊपर कमेटी ऑफ 300 और फिमेल को फेमस। तो अलग अलग ग्रुप है, ये दिखते अलग अलग हैं लेकिन सब आपस में कनेक्टेड है। कई ऐसे हैं जो 2 ग्रुप में, 3 ग्रुप में, 4 ग्रुप में, सब आपस में कनेक्टेड है। अल्टीमेट जो बात लोगों को समझनी है, 1 घंटे का जो सारांश यही है कि दे आर एलाइट्स। कुछ लोग हैं, वो 500 होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे, 3000, 5000 होंगे। कुछ गिने चुने लोग हैं जो बहुत पावरफुल है, उनके पास बहुत सारा पैसा है और दुनिया को असल में पीछे से वो कंट्रोल करते हैं। तो हमें लगता है कि जो सारा काम हम लोग, हमारे जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं, उनके पीछे भी लोग बैठे हैं जो दुनिया को चला रहे हैं। और जो कुछ भी हो रहा है, रसिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, वो डीप स्टेट ने करवाया है। कोविड आया, डीप स्टेट ने करवाया। कोविड कहाँ से बना, कौन सी लैब में कैसे बना, किसने उसकी रिसर्च की? ये जो बिल गेट्स जो है, ये किसका आदमी है? वो जो वहां का जो था, डॉक्टर फोकी, क्या नाम था उसका? तो ये सब, ये हर चीज प्लान होती है। करके कुछ नाम था। इसराइल इन्होंने खुद ने बनाया। उसके बाद में जो फलस्तीन है, उसको भी यही फंड कर रहे हैं। जो वहां पे जो हमास है, उन्हीं को, उसको भी यही फंड कर रहे हैं। लोग भी जो लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बच्चे तो नाइजीरिया में भी मर रहे हैं, सीरिया में भी मर रहे हैं, यमन में भी मर रहे हैं, सूडान में भी मर रहे हैं। एक फालिस्तीन से आपको इतना क्यों है? उनके लिए तो कोई नहीं रोता। नाइजीरिया में कितने बच्चों को जिंदा जला दिया वहां पे, लेकिन उसके लिए कोई नहीं बोलता। तो जानबूझ के जो है सब कुछ एक प्लान तरीके से हो रहा है। अल्टीमेट जो एम है, अब लोग पूछेंगे इन लोगों का पर्पस क्या है? इनका पर्पस भाई है पूरी दुनिया को कंट्रोल करना। दुनिया में सिर्फ एक ही देश हो, एक ही गवर्नमेंट हो, जिसका नाम होगा वर्ल्ड गवर्नमेंट। दुनिया में एक ही आर्मी होगी। इन लोगों के रूल्स होंगे, वो हम लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। अभी जो दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर है, सिविलाइजेशन बेस्ड ऑर्डर है। हमारी एक अलग संस्कृति है, यूरोप की अलग संस्कृति है, अफ्रीका की अलग संस्कृति है, ब्राजील की अलग संस्कृति है। ये सारी संस्कृतियां खत्म होगी, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही संस्कृति होगी। दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान होगा, जो कि लूसीफर होगा। इनके द्वारा चुना जाएगा। हाँ, एक आर्मी होगी, नाटो की आर्मी होगी, एक ही धर्मगुरु होगा, पोप होगा, और इनका जो प्रेसिडेंट होगा शायद पोप होगा। राजधानी शायद या तो रोम होगी या जेरूसलम होगी, और हर आदमी के ऊपर कंट्रोल होगा। हमारी हर चीज पे मॉनिटर होगा, हमारी हर चीज पे लोग नजर रखेंगे। और ये लोग जैसे बोलेंगे करेंगे, पूरी दुनिया को गुलाम बनाना है बेसिकली। और धीरे धीरे हो भी रहा है हम लोगों को, लेकिन ये हम लोगों को मालूम नहीं चल रहा है, क्योंकि ये लोग क्या माइंड कंट्रोल कर लेते हैं, तो पता चलता नहीं है। वो दिस इज द अल्टीमेट समरी ऑफ एंटायर 1 आवर डिस्कशन। जी, थैंक यू सो मच तरुण भाई। आपने बहुत सिंपल किया, बहुत सिंप्लीफाई किया। वैसे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट इतना इससे सरल वे में इसको समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये बहुत पीछे में मतलब हमने बहुत सारे जार्गन्स तो नहीं बोलूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को हमने साइड करके एक मैक्रो एनालिसिस किया है। पर हम इसमें और भी शोज लेकर आएंगे, डिपेंडिंग हाउ द रिस्पॉन्स कम्स। आप लोगों को कैसा लगा, आपको कितना पसंद आया, भारत का रोल क्या है? बिकॉज देर इज अनदर थिंग विच इज हैपनिंग वाइल, क्योंकि ये मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था तरुण भाई को एज अ सरप्राइज देने के लिए। देर इज समथिंग ऑल्सो हैपनिंग इन पैरेलल। जो तरुण भाई बात कर रहे हैं वो है इल्यूमिनाटी की, बट द एशियंस आर राइजिंग, द ओल्ड सिविलाइजेशंस, पता नहीं कहां से, बट वही निशान आने शुरू हो गए हैं। आप भारत की बात कर लीजिए, बहुत सारी चीजें रिवाइव हो रही हैं। आप इजिप्ट की बात कर लीजिए, बहुत सारे लोग उनके ट्राइबल्स और पता नहीं कहां की बात कर रहे हैं। आप पेगनिज्म की बात कर लीजिए, इवन दो इट्स अ रॉन्ग टर्म, बट यूरोप में रिवाइवल शुरू हो चुकी है बातें। सो वी विल बी टेकिंग दिस टॉक फॉरवर्ड अगेन। आज के लिए बस इतना ही। आप सजेस्ट कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड और टॉपिक आप जानना चाहते हैं, आप हमसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं कि हमें नेक्स्ट ये टॉपिक और लेना चाहिए, तो जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, और सो दैट मैं तरुण तक ये बातें पहुंचा भी सकूं। फिर हम नए एपिसोड के साथ आएंगे, बिकॉज दिस इज टोटली अ न्यू एरिया, न्यू फील्ड, एंड वुड लाइक टू एक्सप्लोर इट मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच तरुण भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए, और इनका ट्विटर हैंडल जरूर फॉलो करिएगा। बहुत मजेदार ट्वीट्स लेकर आते हैं, बहुत रिसर्च के बाद में। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यूपीएससी के ऊपर है,
फीडबैक के लिए सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।